आज आपके स्पेशल 9th का जो बोर्ड एग्जाम 2023 में होने वाला है, उसके लिए आज मैं आपको क्या करता हूं कि एक ऐसा मूल मंत्र देता हूं जिससे कि आप 9th के बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर एकदम 100/100 या 95 प्लस नंबर इजीली कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज 9th का जो पहला चैप्टर है हिंदी का, दो बैलों की कथा, जो गद्य खंड से है, उनको मैं आज आपके थोड़ा सा समरी और जितने भी BI MCQ क्वेश्चन है वो लेकर के आया हूं। तो आप सेशन तक अंत बने रहिए, अंत तक सेशन में बने रहिए और फिर देखिए कि आपका आज का जो चैप्टर, जो दो बैलों की कथा, जिनके लेखक मुंशी प्रेमचंद है, मैं आपको कैसे चुटकी बजा करके क्लियर करता हूं। कि कहते हैं, सुन लो एक शायरी, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के राही, कि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन इसी स्टार्ट करते हैं और फिर देखिए मजा कैसे आने वाला है। चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम कुछ जान लेते हैं थोड़ा सा कि दो बैलों की कथा जो है वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले प्रेमचंद के बारे में हम लोग देखते हैं कि कौन है क्या है। कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उनका जन्म 31 जुलाई, मेरे प्यारे बच्चों आप गौर से देखना, ये सब आपके लिए बहुत ही VBI होने वाला है, ठीक है। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में लम्ही में, यानी लम्ही जो है गांव का नाम है वाराणसी में, ठीक है, वहां पर हुआ था। अब देखिए यहाँ पर है व्यवसाय। उनका व्यवसाय क्या था कि व्यवसाय में वो अध्यापक, लेखक और पत्रकार थे, ठीक है। उनका व्यवसाय के अगर बारे में बात किया जाए तो वो क्या थे कि अध्यापक थे, लेखक थे और पत्रकार भी थे, ठीक है। उसके अगर अवधि के बारे में बात किया जाए, प्रेमचंद की अवधि, तो वो आधुनिक काल के लेखक हुए हैं, ठीक है। अब देखो रचनाओं की बात किया जाए तो रचनाएं में कुछ रचनाओं का यहाँ पे नाम दिया गया, और भी बहुत सारे रचना है जिनको यहाँ पर इतना सारा लिखना पॉसिबल नहीं है, दिखाना पॉसिबल नहीं। तो कुछ कुछ रचनाओं को, जो इंपॉर्टेंट रचना है, मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप इसे देख सकते हैं। जैसे दीपदान, बड़े घर की बेटी, गोदान, पंच परमेश्वर, मृत्यु, ठीक है। अब देखिए जो, सॉरी मृत्यु नहीं, यहाँ पर मृत्यु, हाँ, पंच परमेश्वर, मेरी कहानी, ठीक है, मेरी कहानी, और भी है इस तरह से बहुत सारा, मेरी कहानी, कुत्ते की कहानी, इस तरीके से बहुत सारा और भी है इनके द्वारा रचित घटनाएं हैं, रचित लिखित जो है बहुत सारा किताबें हैं, उसके क्या बोलते हैं, बहुत सारा जो है इनके उपन्यास हैं। अब देखिए इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु जो है 8 अक्टूबर 1936 वाराणसी में हुआ, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि जो प्रेमचंद है, प्रेमचंद जी की भाषा शैली कैसी है। प्रेमचंद जी के भाषा शैली के बारे में देखते हैं कि प्रेमचंद एक ऐसे शख्स हैं जिनकी भाषा शैली बिल्कुल सरल स्वभाव की तरह ही, उनके जो भाषा शैली है बिल्कुल उनके ही स्वभाव की तरह सरल थी, है कि नहीं। चलिए इसी कारण वह सभी को आसानी से समझ भी आ जाती है। उनकी लोकप्रियता उनकी भाषा शैली की वजह से है कि नहीं। कि प्रेमचंद जी का हिंदी और उर्दू साहित्य में बड़ा योगदान रहा है। वे हिंदी और उर्दू में भी साहित्य लिखे हुए हैं, ठीक है। तो उनकी जो है भाषा शैली बहुत ही सरल होने के कारण प्रेमचंद जी का हिंदी और उर्दू साहित्य में बड़ा योगदान रहा है कि नहीं। चलिए अब देखिए कि पात्रों का, इस जो कहानी है दो बैलों की कथा, इनके पात्रों के बारे में कुछ देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन उनके बारे में डिटेल में बताया नहीं, मैं यहाँ पर शॉर्ट में बताया हूँ कि हीरा और मोती के बारे में स्पेशली इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलता है ज़्यादा, ठीक है। तो पात्रों का समीक्षात्मक अगर विवेचन करें, ठीक है, तो यहाँ पर पहले हीरा, तो हीरा जो था उस दो बैलों की कहानी में, दो बैलों की कथा में, कि हीरा एक बैल होते हुए भी बहुत शांत स्वभाव का था, है कि नहीं। वह बहुत ही सहनशील था और कोई भी काम बिना सोचे या हड़बड़ी में नहीं करता था। मार खाने के बाद भी वह उन पर प्रहार नहीं करता था और न और
इसके बारे में वो नहीं सोचता था, है कि नहीं। तो जो आपके हीरा है, इस कहानी का पात्र जो बैल का नाम है हीरा और मोती, ठीक है। तो हीरा जो है सोच ज्यादा मतलब क्या करते थे, किसी बात को लेकर के सोचते नहीं थे, वो बहुत शांत स्वभाव का था, सहनशील था। इसके बारे में अगर बात करें, अब आता है मोती के बारे में बात कर लेते हैं कि मोती कैसा था, मोती का स्वभाव कैसा था। तो क्या है कि मोती हीरा से थोड़ा अलग था, है ना, थोड़ा अलग था। कैसे कि वह कोई भी काम करने से पहले उसका अंजाम नहीं सोचता था, ठीक है, अंजाम नहीं सोचता था। वो बोलता कि देख लेंगे, क्या कर लोगे तुम, ये इस तरीके से वो सोचो एक प्रकार से बिना डरे हुए डट के वो लड़ जाता था, बिना अंजाम को बारे में सोच करके वो डट के लगता था, है कि नहीं। और वही अगर बात करें हीरा की, तो हीरा बहुत शांत स्वभाव का था, सहनशील था, सहिष्णु था। वो क्या करता था ना, सरल स्वभाव के थे, वे किसी बात को विचार विमर्श करते थे, फिर उनके एंड तक पहुंचते थे, है कि नहीं। वो किसी पर प्रहार नहीं करते थे, बेवजह किसी पर क्या करते थे, सिंह नहीं मारते थे, प्रहार नहीं करता था। चलिए, इस तरीके से झूरी है, गया है, ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल देख लेना। बिना देर किए हुए आज का जो VBI MCQ क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो आप एकदम बढ़िया से कुर्सी का पेटी बांध लो, ताकि आप इस बार एग्जाम में 9th का जो एग्जाम आने वाला है उसमें आप 100/100 पक्का कर सको। और ये पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि इस बार जो आपका आने वाला है सारा MCQ होगा, और आपने अगर बढ़िया से मेरे साथ तैयारी कर ली तो आपका कल्याण हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहां पर देखिए पहला प्रश्न आता है कि विग्रह शब्द का अर्थ है, विग्रह शब्द का अर्थ क्या है, क्या है। विग्रह शब्द का अर्थ होता है अलगाव, क्या होता है, अलग, है ना, हट के विग्रह हो जाता है, अलग हो जाता है, अर्थात अलगाव, ठीक है। दूसरा देखते हैं, ऐसे शब्द जो वाक्य में किसी बात पर जोर देने का कार्य करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ग्रामर का जब क्लास लूंगा, आपका हिंदी व्याकरण का क्लास लूंगा, आपको सारा चीज एक एक करके क्लियर कर दूंगा कि क्या है निपात, क्या है समास, क्या है, आपका जितना भी ग्रामर का होने वाला है सारा क्लास आपको मैं यूं फिनिश कर दूंगा। बस आप अभी MCQ देखो, ठीक है। चलिए मैं समझा देता हूं, थोड़ा थोड़ा देर के लिए मैं समझा देता हूं कि क्या है निपात, है कि नहीं। तो देखिए, ऐसे शब्द जो वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम करे, जैसे जैसे क्या, जैसे कि अब देखिए यहां पर मैं जाऊंगा, अब यहां पे देखिए ज्यादा जोर नहीं पड़ रहा कि मैं तो जाऊंगा नॉर्मली। अब यहां पर अगर बात कर दें, यहां अगर हम भी लगाते हैं, अब यहां पर मैं भी जाऊंगा, यानी जोर पड़ रहा है कि अब मैं भी जाऊंगा, अर्थात यहां पे जो जोर पड़ रहा है, ये अर्थात जो वाक्य में किसी बात पर जोर देने का कार्य करते हैं उसे निपात कहते हैं। क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। अब आप बोलोगे सर चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ कि अटपटा क्वेश्चन आ गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही तो है कि क्वेश्चन आपके कहने पर नहीं पूछे गए एग्जाम में, एग्जामिनर वो तय करके आएगा कि आपको पूछना क्या है, तो तैयारी आपको उसी तरीके से रखना होगा। तो चलिए आगे मिलेगा क्वेश्चन, घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए अगला देखते हैं कि यहां जो सद्गुण शब्द में उपसर्ग होगा, मेरे प्यारे बच्चों उपसर्ग और प्रत्यय का भी क्लास में सेपरेट दे दूंगा, आप देख लेना, फिर आप इजीली पकड़ लोगे कि उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है। यहां मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि उपसर्ग जो आगे वाला होगा, इस शब्द का जो मूल शब्द है उसके आगे जो लगता है उसको हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। तो यहाँ जो सद्गुण शब्द है उसमें उपसर्ग क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सत शब्द है वो सद्गुण का उपसर्ग है। जैसे सत, जैसे सत जोड़ गुण, अर्थात क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, सद्गुण, है कि नहीं, सद्गुण, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा, सद्गुण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या होने वाला है कि देखिए अब आपके रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, इजी इजी। आप बोलोगे हाँ सर अब आए हैं हम लोग टॉपिक पे। मेरे प्यारे बच्चों टॉपिक में पहले से थे। चलिए अगला देखते हैं, क्या है, क्या है कि प्रेमचंद जी की रचना है, प्रेमचंद जी की रचना है, क्या है, गो का दान, गोदान, मैदान, गोकुल,
मेरे प्यारे बच्चों, मैंने रचना में सबसे पहले समरी में बताया कि प्रेमचंद जी के क्या क्या रचनाएं हैं। अगर आपने गौर किया होगा तो आप इजीली बता दोगे कि सर जो प्रेमचंद जी की रचना है वो आपका गोदान है। ना गो का दान है, ना मैदान है, ना गोकुल है। राइट आंसर गोदान। चलिए अगला देखते हैं कि छोटी बच्ची बैलों को कितनी रोटी देती थी। छोटी बच्ची बैलों को कितनी रोटी देती थी। आपको पता होगा जब बैल को वहां ले गया उनके वहां, तो वहां उनको रूखा सूखा खाना डाल दिया करता था। लेकिन एक छोटी बच्ची थी जिन्होंने क्या की, चुपके से आ करके उन दो बैलों को रोटी दिया करती थी, है कि नहीं। तो यहाँ पर कितनी रोटी दिया करती थी, कितनी देती थी? दो। एक देता था हीरा को और दूसरा देता था मोती को। अर्थात मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 रोटियां। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि हंस पत्रिका का संपादन किया किसने किया। हंस पत्रिका का संपादन किसने किया? प्रेमचंद ने, चपला देवी ने, जाबिर हुसैन ने, महादेवी वर्मा ने। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई होता है। और क्यों होता है ये आप सुनो बढ़िया से। क्यों होता है कि जब इस तरीके से पत्रिका का संपादन किसने किया पूछा जाएगा, और उस चैप्टर का लेखक जो होगा, मेरे प्यारे बच्चों, अधिकतर इसी तरीके से रिलेटेड पूछता है कि मे भी वही हो सकता है, ये सब तो होंगे नहीं, इसके बारे में आप जानते नहीं है, तो ये क्वेश्चन क्यों देगा एग्जामिनर? बताओ, जब आप उसके बारे में जानते नहीं तो क्यों देगा। यानी आप सीधे तौर पर समझ जाना कि सर हंस पत्रिका का जो लेखक संपादन किया था वो प्रेमचंद ही है। चलिए अगला देखते हैं क्या होने वाला है। पांव शब्द है, क्या है? पांव। अब देखिए यहाँ पे तत्सम है, तद्भव है, देशज है, अरबी है, तो क्या है पांव शब्द? अब देखिए संस्कृत के भाषा में, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं संस्कृत, उसको फिर हम लोग क्या करते हैं हिंदी में लिखते हैं, है कि नहीं। तो देखिए हम लोग अगर यहाँ पे बात करें, आम्र संस्कृत में बोलते हैं और आम हिंदी में बोलते हैं, है कि नहीं। तो ठीक जो संस्कृत वाला में बोलेंगे वो होगा, क्या होगा? तत्सम। और जो हिंदी वाला में होगा वो होगा तद्भव। तो पांव शब्द क्या है? तद्भव, है कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं कि अगर भारतीय ईंट का जवाब पत्थर से देते तो कहलाते। अगर भारतीय ईंट का जवाब पत्थर से देते तो वो क्या कहलाते? सभ्य कहलाते, असभ्य कहलाते, गुणवान कहलाते या मूर्ख कहलाते? क्या कहलाते मेरे प्यारे बच्चों? वो भी सभ्य कहलाते। कि अगर ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख गए तो आप भी सभ्य कहलाएंगे, है कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं कि झूरी के साले का क्या नाम था। आपने अगर गौर किया होगा, पढ़ा होगा तो इजीली मार दोगे कि गया बजरंग सूखिया धनिया, है कि नहीं। ये उसके साला का पूरा नाम था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि लावारिस पशुओं को बंद करने का स्थान कहलाता है। ये तो आप चैप्टर में पढ़ ही लिए होंगे, बिना पढ़े कांजी होश मार लो। गधा एक आध बार कुलेल कर लेता है, किस महीने में कर लेता है? तो बैसाख के महीने में, चैत्र के महीने में, सावन के महीने में, या अन्य कोई। मेरे प्यारे बच्चों आपने पाठ पढ़ा होगा, इजीली मार लोगे कि बैसाख के महीने में एक बार कुलेल कर लेता है। कौन? गधा। चलिए अगला देखते हैं कि गांव के इतिहास में कौन सी घटना अभूतपूर्व रही। गांव के इतिहास में कौन सी घटना अभूतपूर्व रही? बैलों का नाचना, कॉमन। बैलों का अपने आप घर पर आ जाना, बैलों का रोना, या कोई अन्य। मेरे प्यारे बच्चों जब बैल, सोचो इतना दूर से ऑटोमेटिक अपने याद करके बैलों का अपने घर आ जाना, वापस लौट जाना, ये वाकई में ही अद्भुतपूर्ण और अचरज वाली घटना है। अर्थात ये जो अभूतपूर्व घटना है वो बैलों का अपने आप घर लौट जाना, घर आ जाना राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है कि पाठ में हीरा और मोती का मालिक कौन है? कौन है? गया है, झूरी है, चौधरी है, या कोई नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों आपने पढ़ा तो झूरी है।
हीरा और मोती ने गया को पूरे रास्ते परेशान किया। क्यों किया? क्योंकि उन्हें लगा उनके मालिक झूरी ने उन्हें गया को बेच दिया है। हीरा और मोती को गया अच्छा इंसान नहीं लगा था, या हीरा और मोती को वह रास्ता मालूम नहीं था, या इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, हीरा और मोती ने अगर इसको परेशान किया है पूरे रास्ते भर, तो क्या कारण था? शायद ये है कि उन्हें लगा कि उनके मालिक झूरी ने उन्हें गया को बेच दिया है, इसीलिए हीरा और मोती गया को पूरे रास्ते परेशान किया, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दो बैलों की कथा नामक पाठ में जानवरों में सबसे अधिक बुद्धिमान बुद्धिहीन किसे माना गया है? गाय को, बैल को, लोमड़ी को, गधा को। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है गधा को माना गया है कि नहीं। चलो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि इस पाठ के आधार पर दो बैल हैं, उनके नाम क्या हैं? चुन्नू मुन्नू। क्या होगा? चुन्नू मुन्नू, सोना और चांदी, इनमें से कोई नहीं। हीरा और मोती। मेरे प्यारे बच्चों, बताने की आवश्यकता नहीं, आप तो इजीली सक जाओगे कि सर हीरा और मोती। चलिए, पाठ के अनुसार गधे के गुण हैं। अब देखिए, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखना कि पाठ के अनुसार गधे के गुण हैं मेहनत, अध्ययन, सीधापन, चालाक। मेरे प्यारे बच्चे, कि गधे का जो गुण है यहाँ पर काफी सीधापन दर्शाया गया है, कि वो बहुत ही सीधा और सरल और सहज स्वभाव के, सहिष्णु स्वभाव के हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हीरा और मोती की गहरी मित्रता का पता कैसे चलता है? कि एक दूसरे का भार संभालते थे, एक दूसरे के लिए लड़ना, जब कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था तो एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़ता। उपरोक्त सभी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है कि जब कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था, यहाँ जो होगा सारा उपयुक्त सभी सही है, ठीक है। क्या करता था? जब इसका भार बढ़ जाता था तो ये संभाल लेता था थोड़ा देर के लिए, आपस में खेलने कूदने के लिए थोड़ा बहुत लड़ भी लेते थे, और जब उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था तो वो उन पर दोनों हमला साथ में मिलकर करते थे। अर्थात यहाँ जो तीनों बताया गया है उपयुक्त तो सभी आंसर जो है सही है, अर्थात डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, इस कहानी के लेखक कौन है? अब मैंने सबसे पहले बताया आपको लेखक के बारे में, तो आपको पता ही होगा कि इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी है। इसमें चलिए आंख बंद करके मार सकते हो, ऐसा नहीं करना, आपको एमआर में गोला भरना है। चलिए, कि दो बैलों की कथा हमें सीख दे रही है। दो बैलों की कथा हमें क्या सीख दे रही है? कि शत्रु को शत्रु समझना उचित है, मालिक की सेवा करते रहना है, आजादी के लिए स्वयं लड़ना है, या दूसरों के अत्याचार सहते रहना है। मेरे प्यारे बच्चों, दो बैलों की कथा हमें क्या सीख दे रही है? कि आजादी के लिए स्वयं लड़ना है कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं कि लेकिन किसी औरत पर सिंग चलाना मना है, यह कथन किसका है? मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैंने बताया आपको हीरा और मोती के बारे में। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि जो हीरा है वो सहज के, सहिष्णु और सरल स्वभाव के हैं, वे हमेशा बातों को गौर करके समझते हैं, बताता है। लेकिन मोती थोड़ा गुस्सेल स्वभाव का है कि नहीं। तो चलिए, अब क्या है कि लेकिन किसी औरत पर सींग चलाना मना है, यह कथन किसका है? यह कथन हीरा का है, क्योंकि उनका सरल स्वभाव और सहिष्णु स्वभाव उनको काफी आगे बनाता है। वही मोती थोड़ा गुस्सेल स्वभाव का था कि देख लेंगे तुमको, क्या कर लेगा हमको, है कि नहीं। इस तरीके से गुस्सेल वाला स्वभाव वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाठ में उपस्थित क्या है? बाठिया। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये आप नोट करके रख लो कि पाठ में उपस्थित बाठिया का ताऊ मुहावरे का क्या अर्थ है? कोल्हू का बेल, बुद्धिहीन व्यक्ति, बैल का भाई, उपयुक्त सभी। मेरे प्यारे बच्चों, बाठिया का ताऊ का यहाँ मुहावरे का अर्थ होगा कि बुद्धिहीन व्यक्ति, है कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं कि यह हमारी जाति का धर्म नहीं है, यह कथन किसने और किससे कहा? मेरे प्यारे बच्चों,
झूरी ने अपनी पत्नी से कहा, हीरा ने मोती से कहा, गया नहीं हीरा मोती से, या किसी ने किसी से भी नहीं कहा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बताया कि हीरा जो है सरल और सहज स्वभाव के थे। वो मोती को समझाते हुए कहा, क्या कहा कि आपको औरत जात पर सींग नहीं मारना चाहिए, आपको जो है हमारी जाति का धर्म नहीं पता है कि नहीं। चलिए, ये उनको समझाया था, तो अर्थात राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, हीरा ने मोती से कहा। चलिए अगला देखते हैं क्या है कि हीरा मोती को गया के घर में कब अनुभव हुआ कि यहाँ भी उनके देखभाल करने वाला कोई तो है। अब उनको लग रहा था कि भाई अब कहाँ आ गए यार, यहाँ तो मेरा कोई इज्जत ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है, कोई तो देखभाल ही नहीं करता, कोई तो चारा ही नहीं डालता सही से, यहाँ तो फिर क्या हो गया, मैं किस जगह पे आ गया। लेकिन जब छोटी लड़की उनको रात के समय रोटी दे गया, उसको उस समय अनुभव हुआ कि चलो कोई तो है मेरा ध्यान रखने वाला यहाँ भी। अर्थात देखिए, जब रात के समय एक छोटी लड़की उन दोनों के मुंह के में एक एक रोटी डालकर चली गई, जब गया ने दोनों को रूखा सूखा खाने को दिया, जब दोनों ने काम कराया गया, जब उन्हें कांजी होश में बंद कर दिया गया, तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या बताया कि जब रात के समय छोटी सी लड़की ने आकर के 2 रोटी एक मोती को एक हीरा को दे दिया, तो उन्हें लगा कि नहीं यहाँ भी कोई ध्यान रखने वाला तो कोई है मेरा यहाँ, है कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं कि दोनों बेलों को भूखा रखा गया कितने दिनों तक, 7 दिनों तक, 14 दिनों तक, 2 दिनों तक, 5 दिनों तक। पाठ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 7 दिनों तक उन्हें भूखा रखा गया। चलिए अगला देखते हैं, हीरा मोती और बाकी पशुओं को कहाँ बांधा जाता था। मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ पर, कांजी होश में बांधा जाता था, ये भी इजी है। चलिए अगला देखते हैं कि हीरा मोती ने इस कहानी में कितनी बार भागने की कोशिश की है। कितने बार, 4 बार। चलिए अगला देखते हैं कि हीरा मोती किस भाषा में एक दूसरे से बात करते थे। हीरा मोती किस भाषा में आपस में बात करते थे। हिंदी भाषा में, हिंदी बोलते थे, या फिर देवनागरी भाषा में, या फ्रांस में, या मुख भाषा में। मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आंसर, वे आपस में मुख भाषा में बात करते थे। ठीक है। चलिए, गधे के किन गुणों ने उसे ऋषि मुनियों की पद्धति दे दी है। गधे के किन गुणों ने उसे ऋषि मुनियों की पद्धति दे दी है। सीधापन, सहन शक्ति, त्याग, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, जो व्यक्ति ज्यादा अगर किसी को बेवकूफ कहना है तो हमें ये बोलना कि वो बहुत ही सहिष्णु और सरल स्वभाव के व्यक्ति को आजकल के लोग गधे कहते हैं, गधे से उसकी संज्ञा दी जाती है। अर्थात यहाँ गधे की गुणों की ऋषि मुनियों की जो पद्धति दे दी है वो उनके सहन शक्ति के कारण उनको ये संज्ञा दी गई है। चलिए अगला देखते हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर, सहन शक्ति। पशुओं में ऐसा कौन सा गुण होता है जो मनुष्य में इनकी अपेक्षा कम है। चलिए पहला ऑप्शन से मन के भावों को समझ लेना, दूसरों से काम लेना, अच्छे बुरे में भेद करना, अपना मतलब निकालना। मेरे प्यारे बच्चों, कि पशुओं में ऐसा कौन सा गुण होता है जो मनुष्यों में इनकी अपेक्षा कम है। क्या, कि मन के भावों को समझ लेना, है कि नहीं। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा, पशुओं में ऐसा कौन सा गुण होता है जो मनुष्य में इनकी अपेक्षा कम है। क्या हो जाएगा कि मन के भावों को समझ लेना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो आपका 30 जो MCQ क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही VVI क्वेश्चन है। आप उन्हें अच्छे से करके जाओ। हर एक चैप्टर का मैं आपको MCQ विद समरी के साथ देने वाला हूं। आप हर एक सेशन को बहुत अच्छे से कर जाओ, फिर आपको पता चलेगा कि सर आपने कौन सा मंत्र दे दिया कि मैं 100/100 95 प्लस नंबर करके आ रहा हूं। तो मेरे एक बात पे गौर करना कि सुबह पढ़ो या रात को, कि सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को कि सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा रखो दिल में इस बात को कि सफल बनना है तो एक दिन अपने आप को, मेरे प्यारे बच्चों आपको भी सफल बनना है जरूर एक दिन। तो आप मेरे बात को गौर करो, अच्छे से पढ़ाई करो और
इस पर अमल करते जाओ, फिर आप देखोगे कि सर आज मैं कहाँ पर हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, ये जो आपका सेशन लिया मैंने, आप इनको बढ़िया से पढ़ो, फिर देखो क्या होता है आगे, है कि नहीं। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।